Hello, civil engineers. I'm Akshay Kamath, and I'm your corporate trainer for Reinforced Training Institute for Civil Engineers. I welcome you all to this lecture number 11. इस लेक्चर नंबर 11 में हम देखेंगे कि हमें किस तरह से ऑटो लेवल से पीसीसी का लेवल देना होता है और हमें किस तरह से इसको समझना है. नाउ फॉर एग्जांपल, मान लो ये मेरा टेम्पररी बेंचमार्क है, जो हमें आइडिया है किस तरह से हम इसको साइट में लगाना है. और हम क्या करेंगे, एक बंदे को भेजेंगे यहाँ पे, और वो क्या करेगा, इस जो भी अपना टेम्पररी बेंचमार्क जो हम साइट पे बना दे उसका ऊपर इसको स्टाफ को रखना है. और फिर हम यहाँ पे खड़े होंगे और ऑटो लेवल के थ्रू हम क्या करेंगे, इसका जो रीडिंग यहाँ पे आ रहा है उस रीडिंग को हम देखेंगे. अब मान लो रीडिंग कुछ आ गया 2.2 मीटर. अब ऐसा नहीं कि हर बार आपको 2.2 मीटर ही मिलेगा. वो डिपेंड करेगा आपने इस ऑटो लेवल को कहाँ पे रखा है. मान लो आपने ऑटो लेवल यहाँ पे रखा है, तो करस्पॉन्डिंग टू दैट हमें 2.2 मीटर का वैल्यू आ रहा है. अगर मान लो कल आपने ऑटो लेवल को हटा के, यहाँ से हटा के आपने कुछ यहाँ पे रखा होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने ऑटो लेवल रखा कुछ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, तो अकॉर्डिंग टू दैट क्या होगा, आपने ऑटो लेवल रखा यहाँ पे, तो क्या होगा जब आप यहाँ से देखोगे तो आपका कुछ रीडिंग आ जाएगा यहाँ पे. लेट अस कंसीडर ये रीडिंग कुछ आ रहा है 1.8 मीटर, 1.8 मीटर. सो जो भी आप जहाँ पे भी आप ऑटो लेवल को रखते हैं, करस्पॉन्डिंग टू दैट हमको यहाँ पे रीडिंग मिलेगा. क्योंकि पिछले वाले लेक्चर में भी मैंने आपको ये रीडिंग 2.2 मीटर दिखाया था. अभी भी यहाँ पे 2.2 मीटर है. दैट डजंट मीन दैट कि एवरी टाइम वो रीडिंग सेम रहेगा. वो डिपेंड करेगा आप लेवल कहाँ पे रख रहे हो, ऑटो लेवल कौन से प्लेस में रख रहे हो, उसके हिसाब से आपको ड्रॉइंग यहाँ पे रीडिंग मिलेगा स्टाफ के ऊपर. या अब फिर से जैसे ही हमें इस वैल्यू को मिलेगा, बस फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा. हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विल बी आरएल प्लस स्टाफ रीडिंग. ये जो आरएल है वो लिखा होता है टीबीएम के ऊपर, दैट इज अ टेम्परेरी बेंचमार्क विच इज 98.25, एंड जो स्टाफ का रीडिंग है 2.2. इन दोनों का ऐड करना है विच कम्स आउट टू बी 100.45 मीटर. अब एक बार इसको मिलने के बाद अभी हमें क्या फाइंड करना है, जो पीसीसी है, जो हमने पीसीसी लगाया था यहाँ पे, इसका टॉप लेवल हमें देना है. तब जाके हमें एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह से हमें कौन से सरफेस पे हमें उसको फिनिश करना है. देखो, जब हम बड़े कंस्ट्रक्शन में वर्क करते हैं, हम टेप सब लेके इसको नापेंगे नहीं. हम बस ऑटो लेवल यूज करके हर एक चीज को हम करेंगे. अब फिर वही कॉन्सेप्ट है, मेरा फ्लोर फिनिश लेवल है 100.25 विच इज गिवन इन द स्ट्रक्चरल ड्राइंग. फिर मुझे एक्सकवेशन यहाँ से 3.2 मीटर का मुझे एक्सकवेशन करने. और फिर ये जो थिकनेस होता है पीसीसी का, मैंने यहाँ पे 75 mm कंसिडर किया है. इट कैन बी 100 mm ऑल्सो, बट यहाँ पे हमने इसको 75 mm कंसिडर किया है. अब हमें क्या करना है, और ये जो डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन है, मान लो ये 450 mm है. तो जब पीसीसी टॉप लेवल, जो पीसीसी का जो टॉप लेवल होगा उसको किस तरह से हम फाइंड करेंगे, जो भी मेरा एफएफएल है दैट इज फ्लोर फिनिश लेवल माइनस 3.2 मीटर करेंगे, दैट इज 100.25. 100.25 माइनस 3.2. पर मुझे लेवल कहाँ पे लेना है, पीसीसी के टॉप लेना है. अभी तक तो मैं नीचे तक पहुंच गया, पर अगर मुझे पीसीसी का ऊपर वाला लेवल लेना है, तो 75 mm ऊपर आ रहे हैं हम लोग, तो मुझे क्या करना है, प्लस 0.075 mm करना है. मैं यहाँ पे खड़ा था, यहाँ से डायरेक्टली नीचे आ गए तो -3.2, फिर थोड़ा सा ऊपर चले गए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्लस 0.075. राइट, इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है. तो जो पीसीसी का जो टॉप लेवल होगा उसका जो आरएल निकल के आएगा दैट इज 97.125 मीटर. बस अब एक बार होने के बाद हमें फिर से जो हमने पिछले वाले स्लाइड में देखा था, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विल बी आरएल प्लस स्टाफ रीडिंग. तो आरएल हो जाएगा मेरा 98.25 मीटर, प्लस मान लो स्टाफ रीडिंग 2.6. इसको 2.6 नहीं करना था, आई शुड हैव मेड दिस एज, जो मान लो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 2.2, या इसको एक काम करेंगे, छोटा सा चेंजेस करूंगा मैं, इसको हम करेंगे 2.6 मीटर. ओके, अकॉर्डिंग टू दैट ये भी चेंज हो जाएगा. या इसको हम करेंगे 2.6 मीटर, और इसको भी हम करेंगे 2.6 मीटर. अब करस्पॉन्डिंग टू दैट 98.5, 98.25 प्लस 2.6, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. या इसका आंसर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, 100.85 आएगा, 100.85. फाइन, गुड. तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. राइट, तो मान लो हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विल बी आरएल प्लस स्टाफ रीडिंग. आरएल मेरा यहाँ पे था 98.25, इसके ऊपर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आई होप आपको पता होगा वो कहाँ से मिला होगा. इसके ऊपर हम लिखते हैं उसको. या
सो 98.25 प्लस 2.6 इसका रीडिंग जो है 2.6 यहाँ पे, तो ये निकल के आएगा 100.85। तो 100.85 हो गया। प्लस टू गेट द स्टाफ रीडिंग मुझे क्या करना है, जो भी मेरा हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है दैट इज 100.85 माइनस 97.125 करना है मुझे। अगर आप इसको इस तरह से करोगे आपका आंसर निकल के आएगा 3.725 मीटर, राइट। 3.725 मीटर इज द स्टाफ रीडिंग आपको रखना है। तो अभी जब हम इसके ऊपर पीसीसी के ऊपर जब हम स्टाफ को रखेंगे और जहां से हमने इसको मेजर किया है और वहां से मैं सीधा सीधा देखूंगा, मुझे स्टाफ का रीडिंग 3.725 मीटर आना है। मतलब इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है वो एक बार हम इस तरह से देखेंगे। या तो मान लो ये आपने एक एक्सकेवेशन किया, ओके, और ये जो इतना पोर्शन है आपका पीसीसी है, और मान लो ये आपका एक टेम्परेरी बेंचमार्क है साइड पे जिसके ऊपर लिखा रहता है कि 98.25 इज आरएल ऑफ दिस टेम्परेरी बेंचमार्क। और मान लो आप खड़े हो यहाँ पे और आपने आपका ऑटो लेवल यहाँ पे सेटिंग किया, आपने ट्राइपॉड को खोला, इसके ऊपर आपने ऑटो लेवल को रखा, सब कुछ जो लेवलिंग करने सब कुछ रखा। फिर आपने एक लेबर को या एक बंदे को बोला कि इस टीबीएम के ऊपर अपने स्टाफ को रखने के लिए, तो इस टीबीएम के ऊपर स्टाफ रखा और यहाँ से आपने डायरेक्टली देखा यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे वैल्यू मिलेगा 2.2 मीटर। फिर एक बार वो 2.2 मिलने के बाद हमें क्या करने है, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विल बी आरएल प्लस स्टाफ रीडिंग विच इज 98.25 प्लस 2.2। यहाँ पे एक गलती हो रही है, इसको फिर से थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, 2.2 नहीं है, इसको 2.6 करेंगे। और फिर क्योंकि या फिर हो जाएगा 100.85 और ये हो जाएगा 100.85, राइट। और फिर यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंजेस कर लेंगे, ये 2.2 नहीं है 2.6 मीटर। अब इसके बाद जो भी आंसर होगा, या मान लो ये आंसर आएगा 2.6, therefore height of the instrument will be RL that is 98.25 plus the staff reading is 2.6, टोटल मिला के हो जाएगा 100.85 मीटर। अब एक बार ये होने के बाद ये तो मिल गया, अभी मुझे रीडिंग जो है इसके ऊपर कितना रीडिंग आएगा वो ऑलरेडी हमने डिसाइड किया है। तो मुझे इसका पोजीशन चेंज करना है, मतलब मुझे अभी ऑटो लेवल को यहीं पे रखना है, पर मैं जहां यहाँ पे खड़ा हूं तो मुझे यहाँ पे आना है और इसको रोटेट करना है। एक्चुअली क्या होता है, जो ऑटो लेवल आप देखते हो वो वो रोटेट कर सकते, आप 360 डिग्री में उसको रोटेट कर सकते हो। अभी यहाँ का काम तो हो गया, फुटिंग तो मेरा इस तरफ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से इस तरफ आना पड़ेगा और इस ऑटो लेवल जो है इसको मुझे घुमाना पड़ेगा ताकि आप फोकस यहाँ पे करूंगा। तो इसलिए मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, मेरा ऑटो लेवल यहीं पे है और मैं आ गया यहाँ पे। तो ऑटो लेवल को आपको कभी भी चेंज नहीं करना है, बस आप पोजिशन चेंज कर सकते हो और आपको ऑटो लेवल घुमाना है। और इस बार आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको स्टाफ रखना है, इस पीसीसी के ऊपर आपको स्टाफ रखना है और आपको देखना है एक बार। और यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगा दैट शुड बी द स्टाफ रीडिंग दैट वी शुड गेट, दैट इज 3.725 मीटर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज, जो भी कैलकुलेशन हमने किया था कि टू गेट द स्टाफ रीडिंग ऑफ 3.725, जब आप यहाँ से इसको यहाँ इसके थ्रू देखोगे, यहाँ पे जो स्टाफ का रीडिंग आपको जो नजर आना है दैट शुड बी 3.725 मीटर। अगर मान लो 3.725 मीटर आपको एग्जैक्टली यहाँ से नहीं लिख रहे, इसका मतलब है आपका जो पीसीसी का टॉप लेवल है वो सही से आपने नहीं दिया। अगर मान लो 3.8 आ रहा है, 3.8 आ रहा है यहाँ पे रीडिंग, तो क्या हो रहा है, मतलब आपने पीसीसी का लेवल बहुत कम दिया, बस इस लेवल को इंक्रीज करना है। क्योंकि जैसे जैसे आप इसको नीचे लेके जाओगे स्टाफ को, आपका रीडिंग बढ़ेगा। वेरी सिंपल, सिंपल लॉजिक है ना। लेट मी डू इट वन सेकेंड। जैसे जैसे आप अगर मान लो यहाँ पे 3.125 का रीडिंग यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मान लो 3.725 नहीं आ रहा है, आपको आ रहा था कुछ 3.8 मीटर का रीडिंग, 3.8। तो 3.725 अगर यहाँ पे होगा तो 3.8 यहाँ पे होगा। अगर 3.8 यहाँ पे होना है मतलब इसको और भी थोड़ा नीचे जाना है ना, स्टाफ को और भी थोड़ा नीचे जाना है। आज स्टाफ तब नीचे जाएगा जब आप पीसीसी का थिकनेस आपने बहुत कम दिया होगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, जब तक ये लेवल हमें नहीं मिलेगा 3.725, इस स्टाफ को ऊपर नीचे करना है। और जिस लेवल पे हमें वो स्टाफ का रीडिंग 3.725 मीटर मिलेगा वही होगा अपना टॉप लेवल ऑफ पीसीसी। तो इस तरह से हमें मार्किंग करना है और ये सारे कैलकुलेशन करना है। ये कैलकुलेशन इसलिए करते ताकि हमें जो एक्चुअल पीसीसी के ऊपर जो मुझे स्टाफ का रीडिंग आना है उसको हमें आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इतने सारे कैलकुलेशन यहाँ पे करना होता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपका पीसीसी का थिकनेस किस तरफ है, कितना है। यहाँ पे 75 है, अगर 100 होता तो 100 के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना होता, राइट। तो ये जो है पीसीसी है 75 mm और विच इज 0.075 मीटर।
या सो इस तरह से। हाँ देखो अभी प्रैक्टिकली इसको देखो, ये जो थिकनेस होगा 75 होगा, ये जो थिकनेस होगा, हाइट होगा 75 या 100 डिपेंडिंग ऑन द ड्राइंग। और इसका जो टॉप लेवल है, इसका जो टॉप लेवल यहाँ पे दिख रहा है ना, ये हो जाएगा मेरा टॉप ऑफ द पीसीसी। और अभी मैं आपको इसको प्रैक्टिकली समझा दूंगा। अब आप फॉर एग्जांपल इसको और भी बहुत सिंपल करने के लिए मान लो आपने ऑटो लेवल रखा है यहाँ पे। ओके या मान लो आपने ऑटो लेवल रखा है यहाँ पे, ऊपर आपने ऑटो लेवल को फिक्स किया है। और इस तरह से मैं यहाँ पे फिक्स करूंगा अपना ऑटो लेवल। ऑटो लेवल फिक्स हो गया। और मान लो आप इस तरफ खड़े हो, मान लो आपका एक टेम्परेरी बेंचमार्क है। मान लो आपका जो टेम्परेरी बेंचमार्क आप यहाँ पे एक देख सकते हो, इस तरह से इन्होंने बनाया टेम्परेरी बेंचमार्क। क्या इन्होंने, आप यहाँ पे देख सकते हो टेम्परेरी बेंचमार्क है यहाँ पे इनका। तो हम उसी को कंसिडर करेंगे। और हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम एक बंदे को, जो भी एक बंदा आपका हेल्पर होगा उसको हम बोलेंगे कि इसके ऊपर जाके अपना स्टाफ रखने के लिए, जो भी लेवलिंग स्टाफ है। अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे खड़े हो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक बार ड्राइंग कर दूंगा। जैसे मान लो आप यहाँ पे खड़े हो और आप यहाँ से, या आप यहाँ पे खड़े हो और आप इसके थ्रू क्या कर रहे हो, आप इस रीडिंग को देखोगे यहाँ से। इस विद हेल्प ऑफ दिस ऑटो लेवल आप इस रीडिंग को देखोगे। मान लो ये रीडिंग कुछ आ गया था 2.6 मीटर, उसी वही वाला आंसर हम लेंगे 2.6 मीटर। यहाँ पे करूंगा 2.6 मीटर। और अपना जो आर एल लिखा हुआ है इस टीबीएम के ऊपर, वो लिखा है 100.25, सॉरी 98.25, 98.25। अभी हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट h डॉट आई, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विल बी 2.6 प्लस 98, 98.25। तो इसको अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 100.85 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं एक बार इसको वेरीफाई कर लूंगा, या 100.85 होगा। तो हो जाएगा 100.85। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, जो बंदा यहाँ पे खड़ा था उसको हम बोलेंगे कि आप स्टाफ इसके ऊपर रखो। अभी ये मेरा पीसीसी है, तो इस पीसीसी के ऊपर इसको स्टाफ इस तरह से रखना है। और मैं इन चीजों को एक बार डिलीट कर दूंगा, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। अब मैं स्टाफ यहाँ पे रखूंगा। और मैं क्या करूंगा अभी इस बार, अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मुझे क्या करना, मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा और यहाँ से मुझे रीडिंग देखना पड़ेगा। तो एक मिनट मैं इसको भी डिलीट कर दूंगा। हम इसको एक और बार बनाएंगे, या ये मेरा टॉप ऑफ द पीसी से, तो मेरा स्टाफ रहेगा यहाँ पे होगा। और फिर जब मैं यहाँ से देखूंगा, फिर एक और चेंजेस करूंगा, इसको हम हटा देंगे एज ऑफ नो, इसकी जरूरत नहीं है। मैं एक और बार इसको ड्रॉ, भले हम टाइम ज्यादा ले रहे हैं इन चीजों में, इट्स ऑलवेज गुड कि हम इसको सही से देखेंगे एक बार। या अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, मान लो कि आप यहाँ पे खड़े हो और आप यहाँ से आपको इंस्ट्रूमेंट कभी भी चेंज नहीं करना है। आप चेंज हो सकते हो क्योंकि ये आप रोटेट 360 डिग्री में आप रोटेट कर सकते हो। और आपने यहाँ से देखा स्टाफ रीडिंग, और जब आप स्टाफ रीडिंग देखोगे तब आपका जो रीडिंग निकल के आना है, वो रीडिंग आपको आना है 3 पॉइंट, आई राइट इट हियर, 3.675। फिर एक बार मैं वेरीफाई करूंगा उसको, जो आंसर हमें आना था, सॉरी 3.725 आना है आपको, 3.725। तो आप वहां से देखोगे आपको आंसर आने 3 या आपको आंसर है 3.725। तो अगर आपको वैल्यू 3.725 एग्जैक्टली यहाँ से आ रहा है, इसका मतलब है जो टॉप लेवल आपने मेंटेन किया वो ठीक है। तो आपको चार तरफ लेना है, एक बार इधर लेना है, बस यहाँ पे भी चेक करना है, इस कॉर्नर में भी चेक करना है और इस कॉर्नर में भी चेक करना है। अगर आपको 3.725 मीटर का रीडिंग नहीं आ रहा है तो आपको बस इसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट मतलब आपको देखना है कि आपने एग्जैक्टली 75 mm दिया है नहीं है। अगर आपने कम दिया है तो रीडिंग आपको ठीक से 3.725 का नहीं आएगा। अगर आप इस, ये जो आपका, ये जो आपका हाइट आपने दिया था, अगर एग्जैक्टली आपने 75 mm इसको मेंटेन नहीं किया तो आपको एग्जैक्टली रीडिंग नहीं आएगा। अगर आप एग्जैक्टली मेंटेन कर रहे हो
तो आपको रीडिंग एग्जैक्टली यहाँ पे 3.725 मीटर आएगा। एंड दैट मीन्स आपने जो लेवल मेंटेन किया, यू आर एक्चुअली डूइंग इट करेक्टली। तो इस तरह से हर एक फुटिंग का लेवल हमें इस तरह से चेक करना होता है। आई होप आपको यहाँ तक प्रैक्टिकली समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें करना है, राइट? या तो एक बार ये सब होने के बाद अल्टीमेटली वी नो कि पीसीसी मेरा इस तरह से दिखेगा। अगर मैं इसके ऊपर मेरा स्टाफ रख के वैल्यू को देखूंगा, आई शुड गेट दैट पर्टिकुलर वैल्यू विच आई एम सपोज टू गेट। या सो इस तरह से प्रैक्टिकली हम सारे पीसीसी को लगाएंगे और इस तरह से हमें करना है। तो यहाँ तक हमने देखा है कि किस तरह से हमें पीसीसी को करना है, किस तरह से हमें रीडिंग को लेना है। और एक बार हम पीसीसी लगाने के बाद लास्ट में हमें क्या करना है, उसी पीसीसी को हमें क्यूरिंग करना है। मतलब पीसीसी तो हमने लगा दिया, मेरे पास एग्जैक्ट पिक्चर नहीं था पीसीसी का, इसलिए मैंने आपको इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ। जो भी पीसीसी आपने बनाया ना, नेक्स्ट डे जैसे आज बनाया, कल आके इसके ऊपर आपको पानी डालना है, क्योंकि उसको जो पानी हम डालते दैट इज कॉल्ड एज क्यूरिंग। सो क्यूरिंग का मतलब है द प्रोसेस ऑफ क्यूरिंग इज डन टू कीप द कॉन्क्रीट सरफेस मॉइस्ट। जो भी कॉन्क्रीट का सरफेस है उसको मॉइस्ट, मतलब इसको पानी रखना है, तो दैट इज कॉल्ड एज क्यूरिंग। अब क्यूरिंग क्यों करना है, उसका मेन रीजन क्या है, वो सारे चीज मैं आपको जब मैं फुटिंग वाला एक्सप्लेन करूंगा वहां पे समझा दूंगा। अभी एज ऑफ नाउ बस समझना, जब भी हम कोई भी कॉन्क्रीटिंग करते हमें तुरंत नेक्स्ट उसका क्यूरिंग करना है, ताकि जो कॉन्क्रीट होगा वो स्ट्रेंथ गेन लेगा, स्ट्रेंथ गेन होगा, और उसके साथ उसमें थोड़ा टेक्निकल नॉलेज है वो मैं आपको समझा दूंगा फुटिंग के टाइम में एक्चुअली होता क्या है क्यूरिंग करने के बाद, राइट? अब हम तीन चीजों के ऊपर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। फर्स्ट होता है चेकलिस्ट। जैसे हमने एक्सकेवेशन का चेकलिस्ट देखा था, इसी तरह से हमें क्या करना है, पीसीसी के लिए भी चेकलिस्ट है। फिर वही चीज है, चेकलिस्ट फॉर लेइंग प्लेन सीमेंट कंक्रीट। फिर से आपको लिखना है प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट का लोकेशन, डेट, जो भी है फ्लैट नंबर, किस ग्रिड नंबर का आप पीसीसी डाल रहे हो वो भी लिखना है, और रेफरेंस ड्राइंग नंबर को भी आपको लगाना है। आई होप यहाँ तक तो मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में आपने आपको समझाया है। फिर आ जाना इस एरिया में, check for completion of preceding activities for the area to be concreted. That means preceding activities मतलब क्या है, आपको पीसीसी करने से पहले क्या करना था, आपको सही से कॉम्पैक्शन करना था, राइट? तो वो सारे प्रीसीडिंग एक्टिविटीज है। अगर वो सब सही किया है नहीं है, फर्स्ट उसको देखना है। उसके बाद ही हमें क्या करना है, पीसीसी का रनर लगाना है, जो 75 का थिकनेस उसको रखना है। पर उसके पहले हमें क्या करना है, इसका मतलब है उसके पहले हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इस तरह से हमें देखना है कि इस तरह से सही से कॉम्पैक्शन हुआ या नहीं है, इस तरह से सही से कॉम्पैक्शन हुआ या नहीं है, ये सारी चीज हमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है पीसीसी करने से पहले। जो फर्स्ट चेकलिस्ट का यही काम है। तो नेक्स्ट इज चेक फॉर द फॉर्मवर्क एंड डायमेंशन। फॉर्मवर्क इन द सेंस जो हम यहाँ पे रनर इस तरह से अरेंज कर रहे हैं, जो रनर हमने यहाँ पे अरेंज किया है, जो हमने इस तरह से अरेंज किया है, इसको हम फॉर्मवर्क बुलाते हैं। एंड आपको इसका डायमेंशन सही से चेक करना है, मैंने ऑलरेडी समझाया आपको किस तरह से इसका साइज रखना है। और फिर एक बार इसका चेकिंग का मतलब है फिर वही करना है, जो भी इसका लेंथ होगा, जो भी यहाँ से यहाँ पे जो इनर टू इनर का लेंथ होगा, फिर यहाँ से यहाँ पे जो भी इनर का लेंथ होगा, इन दोनों को आपको मेजर करना है। और फिर इसका हमें डायगोनल चेक करना है, सॉरी, या फिर हमें यहाँ से यहाँ पे डायगोनल चेक करना है। फिर इसी तरह से हमको इसका और इसका चेक करना है लेंथ, इसका और इसका चेक करना है, फिर इसका डायगोनल आपको चेक करना है। जब डायगोनल अगर दोनों चारों अगर दोनों तरफ अगर सही आ रहा है इधर और इधर, तब जाके हम बोल सकते हैं कि जो भी हमने यहाँ पे रखा है वो एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड अकॉर्डिंग टू द साइट कंडीशन है। तो इसलिए यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा है चेकलिस्ट में कि चेक फॉर द फॉर्मवर्क एंड डायमेंशन, इज इट ओके? अगर एस है तो एस करना है, अगर नो है तो नो करना है। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर वर्किंग कंडीशन ऑफ द कॉन्क्रीट। वाइब्रेटर इज इट ओके, नीडल इज इट ओके, और मिक्सर मशीन इज इट ओके। इसका मतलब है जब हम कॉन्क्रीटिंग करते हैं यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे कॉन्क्रीट मिक्सर है यहाँ पे, तो एवरीथिंग इज गुड। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया था यहाँ पे, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया था कि अगर आप वाइब्रेटर, अब वाइब्रेटर क्या मैं आपको आगे समझा दूंगा, बस यहाँ पे सब कुछ इन चीजों में सब कुछ अभी हम नहीं समझेंगे, वन बाय वन हम हर एक चीज को कवर करेंगे। वाइब्रेटर एक नीडल होता है, जब भी हम कॉम्पैक्शन सब करते, यूजुअली पीसीसी के लिए हमें ज्यादा वाइब्रेटर की जरूरत नहीं होता है, क्योंकि वो थोड़ा लीन कंक्रीट होता है, इस तरह से आप कॉम्पैक्शन कर सकते हो। नहीं तो हमें एक छोटा सा एक मशीन आता है विच इज कॉल्ड एज वाइब्रेटर, विच इज कॉल्ड एज नीडल वाइब्रेटर। उसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसका सही से कॉम्पैक्शन कर सकते हैं। और नीडल वाइब्रेटर तभी काम आएगा जब आपका कंक्रीट में थोड़ा फ्लूडिटी है, मतलब कंक्रीट थोड़ा सा अगर उसमें पानी का कंटेंट ज्यादा है, तब जाके वाइब्रेटर का काम आएगा। अगर पानी, अगर आपका कंक्रीट इस तरह से बहुत
ड्राई है, आप एक कंक्रीट को देख सकते हो बहुत ड्राई है, इसमें पानी के कंटेंट बहुत कम है, तो इन दैट केस हम इस तरह से कॉम्पैक्शन करेंगे, इस तरह से रैमर की हेल्प से, राइट। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, मिक्सर मशीन है वहां पे, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मिक्सर मशीन हमने रेडी करके रखा है, तो दैट इज ऑल्सो ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग कॉन्क्रीटिंग चेक फॉर मिक्स प्रोपोर्शन इज इट एज स्पेसिफाइड। अब एक यहाँ पे क्या लिखा है कि जो हम कंक्रीट यहाँ पे पोरिंग कर रहे हैं क्या वो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से है या नहीं। अब स्पेसिफिकेशन के लिए हमें क्या करना है, हमें तो ड्राइंग देखना है, ड्राइंग में लिखा रहता है कि आपको कौन सा ग्रेड ऑफ पीसीसी को यूज करना है। मैं आपको एक बार ड्राइंग दिखा दूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीसीसी लिखा है 1:4:8, 1:4:8 मतलब ये हो जाएगा मेरा M7.5 ग्रेड। तो अब मैं M7.5 ग्रेड का ही मैं कंक्रीट बनाऊंगा और मैं उसको पीसीसी में लगाऊंगा, ये हम इस तरह से यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन क्या होता है, यूजुअली हम जैसे मैंने समझाया था आपको फर्स्ट लेक्चर में, अपने पास एक बीओक्यू होता है दैट इज कॉल्ड एज बिल ऑफ क्वांटिटी। अब इस बिल ऑफ क्वांटिटी में आप एक बार यहाँ पे पढ़ो कि यहाँ पे लिखा है सीमेंट कॉन्क्रीट, सो यहाँ पे लिखा है प्रोवाइडिंग एंड लेइंग इन पोजिशन प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट मतलब पीसीसी of mix 1:3:6 with ordinary Portland cement at 180 kg with 40 mm downsize aggregate। देखो जब भी हम पीसीसी लगाते हैं हम वहां पे एग्रीगेट का साइज रखते हैं 40 mm, तो यहाँ पे लिखा है 40 mm एंड डाउन साइज एग्रीगेट एंड एट 0.85 cubic meter and fine aggregate and concrete layer is not exceeding to 15 centimeter thick, well compacted भी लिखा है in a foundation including the cost of all the materials, labor, क्यूरिंग एज पर द स्पेसिफिकेशन। ये सारे चीज आपको बीओके में लिखा होता है कि कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको यूज करने पीसीसी में। तो यहाँ पे लिखा है कि आपको एम, जो भी यहाँ पे लिखा है 1:3:6, दैट मीन्स इट्स M10 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, M10 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, राइट। तो इस तरह से हमें काम करना है। अब देखो इस बीओके को एक बार समझेंगे हम, इस बीओके का मतलब है आपको ऑलरेडी मैंने समझा चुका हूं मैं, तो इसका मतलब है टोटल मेरे साइट में कितना क्वांटिटी मुझे, ओके या फाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वांटिटी कितना है। तो अगर मैं सीमेंट कंक्रीट मान लो 1:3:6 प्रोवाइड करना है मुझे इस वाले पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, तो हमें यूनिट क्यूबिक मीटर में होगा कंक्रीट ऑलवेज। अब क्वांटिटी कितना है 23 क्यूबिक मीटर ऑफ द पीसीसी करना है, और इस कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे एक रेट दिया है कि अगर उसको पूरा पीसीसी लगाना है मतलब रनर रखेगा, कंक्रीट पोर करेगा, कॉम्पैक्शन करेगा, फिर नेक्स्ट डे उसका क्यूरिंग भी है, क्यूरिंग कंप्लीट एज पर स्पेसिफिकेशन, सब कुछ करने के लिए वो आपसे लेगा 5,256 रुपीज। एक क्यूबिक मीटर का अगर करना है तो वो आपको आपसे 5,256 रुपीज लेगा। टोटल आपके प्रोजेक्ट में कितना क्वांटिटी है वो होगा 23 क्यूबिक मीटर ऑफ द क्वांटिटी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपको रेट आ जाएगा टोटल आपको 1,20,000 रुपए स्पेंड करना है अगर आपको सारे स्ट्रक्चर, अगर पूरे आपके बिल्डिंग में पीसीसी लगाना है तो इस तरह से हम बीओक्यू रेडी करते हैं, जो भी यहाँ पे लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे, राइट। तो वही चीज मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, तो हमें इस तरह से काम करना है। फिर एक और चीज है, अब इसका क्वांटिटी किस तरह से हम फाइंड करेंगे। अब हमने तीन चीज देखा, फिर एक बार इस चेकलिस्ट को कंप्लीट करेंगे। चेक फॉर मिक्स प्रोपोर्शन आपको समझ में आया होगा कि ड्राइंग में दिया जाता है, बीओके में लिखा होता है। नेक्स्ट इज चेक फॉर द प्लेसमेंट एंड कॉम्पैक्शन, इज इट ओके, ऑफ कोर्स इट इज ओके। अब फिर से वही चीज है, कॉम्पैक्शन अगर कर रहे हैं नहीं, ये सबको हमें देखना है, तो यहाँ पे कॉम्पैक्शन कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ओके। चेक फॉर लेवल, फिनिश लेवल, इज इट स्पेसिफाइड। चेक फॉर फिनिश लेवल का मतलब है जो मैंने आपको ऑटो लेवल के बारे में समझाया था कि इस तरह से हमें लेवल देना है। एक बार पीसीसी लगाने के बाद भी हमें इसका लेवल चेक करना है कि एग्जैक्टली वो लेवल सेम है या नहीं है, फिर से हमें ऑटो लेवल से चेक करना है। अगर सब कुछ ठीक है तो हम चेकलिस्ट के ऊपर साइन करेंगे। चेक फॉर द फिनिश लेवल, इज इट स्पेसिफाइड, हम यहाँ पे एस करेंगे। चेक फॉर द सरफेस फिनिश, इज इट एक्सेप्टेबल। सरफेस फिनिश का मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो ये सरफेस ओके ठीक है, फिर भी उतना अच्छा नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि आप देख सकते हो बहुत सारे एग्रीगेट्स बाहर निकल के गए। तो आपको जब भी आप पीसीसी करते हो उसका लेवल फिनिशिंग सरफेस भी अच्छा आना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कितना अच्छा सा एक सरफेस आया है इन कंपैरिजन टू दिस, यहाँ पे उतना अच्छा वाला सरफेस नहीं है। तो अगर इस तरह से सरफेस आएगा देन अगेन यू शुड टेक केयर ऑफ दैट। तो इसलिए हम जब भी पीसीसी सब करते हैं आप देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा सा एक सरफेस आया है, हमें इस तरह से सरफेस लाना है। तो इसलिए यहाँ पे बीओक्यू में लिखा रहता है
चेक फॉर सरफेस फिनिश, इज इट एक्सेप्टेबल, इफ इट इज एस हम यस टिक करेंगे। एंड चेक फॉर क्यूरिंग, इज इट ओके। क्यूरिंग आपको ऑलरेडी मैंने समझा दिया है कि एक बार हमें पीसीसी होने के बाद हमें क्या करना है, क्यूरिंग करना है। अब क्यूरिंग भी आपको चेक करना है, 1 हफ्ते तक आप क्यूरिंग कर सकते हो पीसीसी में, राइट। तो ये सारे चेकलिस्ट है जो हमें याद रखना है। अब एक बार चेकलिस्ट होने के बाद हमने ड्राइंग भी देखा, हमने बीओक्यू भी देखा, हमने चेकलिस्ट भी देखा, बस एक चीज बचा है कि इसका कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है। और एक और चीज मुझे आपको समझाना था, जैसे अपना जो बीओक्यू होता है उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में साइड क्लियरेंस के बारे में एक्सप्लेन किया था। इसी तरह से जब अगर हमें एक्सकवेशन करना है तो एक्सकवेशन के लिए भी बीओक्यू में लिखा होता है कि किस तरह से आपको एक्सकवेशन करना है। तो एक्सकवेशन का क्वांटिटी होता है क्यूबिक मीटर में, और आपको कितना सॉइल आपके स्ट्रक्चर में है एक्सकवेशन करने के लिए वो आप इस तरह से लिखोगे यहाँ पे 1130, और कॉन्ट्रैक्टर ने क्या रेट दिया वो आप यहाँ पे लिखोगे इस तरह से। अब मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है कि एक्सकवेशन क्वांटिटी किस तरह से फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे है इतना एक्सक्वेशन क्वांटिटी मैंने एक्सप्लेन किया कि मान लो 1170 है। अब ये 1170 हम क्या करेंगे, इस वाले बीओक्यू में हम यहाँ पे लगा देंगे कि 1170 का क्वांटिटी है। तो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे रेट फिक्स हो जाएगा। इस तरह से हमें काम करना है, राइट। अब नेक्स्ट चलेंगे हम लोग किस तरह से हमें पीसीसी का क्वांटिटी फाइंड करना है। तो सेम सेम चीज यहाँ पे मैंने लिखा है पीसीसी फॉर फाउंडेशन। तो पीसीसी में बस एक चेंज करना है, जो भी फुटिंग का साइज होगा, जैसे फुटिंग का साइज यहाँ पे 3 मीटर बाई 4.2 मीटर, तो 3 मीटर है। बस आपको पीसीसी का जो ऑफसेट होगा दोनों तरफ 100 और 100 इसको ऐड करना है। तो 3 मीटर प्लस 0.1 प्लस 0.2 हो जाएगा 3.2 मीटर। इसी तरह से यहाँ पे 4.2 मीटर है, सो 4.2 मीटर प्लस 0.1 प्लस 0.1 जो पीसीसी का ऑफसेट है उसको ऐड करना पड़ेगा। और जो थिकनेस होगा पीसीसी का वो है 75 mm। जो भी ड्राइंग में दिया है उसको आपको कंसिडर करना है। इस वाले ड्राइंग में अगर 75 दिया है तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 0.075 डाला है। बस इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 3.2 इंटू 4.4 इंटू 0.075, आंसर आ जाएगा 1.056। अब जितना नंबर ऑफ पीसीसी होगा उससे आपको मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू से। अब जितना फाउंडेशन होगा, 11 नंबर का फाउंडेशन है तो पीसीसी भी 11 नंबर का ही होगा। तो 1.056 इंटू 11 अगर मैं करूंगा तो 111.616 क्यूबिक मीटर का मुझे पीसीसी करना है F1 फुटिंग में। सिमिलरली आप इसी लॉजिक को F2 फुटिंग में लगाओ। अब F2 फुटिंग का साइज है 2500 बाई 3000। 2500 तो फुटिंग का साइज है, तो हम क्या करेंगे 0.1 लेफ्ट की तरफ ऑफसेट और 0.1 राइट की तरफ ऑफसेट, तो दोनों ऑफसेट लगा दिया हो जाएगा 2.7। फिर फुटिंग का साइज है 3 मीटर, 0.1 लगा दो तो हो जाएगा 3.2 मीटर। अब डेप्थ तो हर एक का सेम रहेगा, तो आपको एक्सेल में इस तरह से 0.075 लिखना है, और बाकी चीजों को आप डिलीट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने डिलीट कर दिया तो आंसर, फिर इसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट करके हमें इस तरह से ड्रैग करना है, तो वो 75 में अपने जगह पे आ जाएगा हर एक रो में। फिर बस आपको तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 2.7 इंटू 3.2 इंटू 0.075, करेस्पॉन्डिंग टू दैट आंसर आ रहा है 0.648। अब कितना नंबर ऑफ F2 फुटिंग है, 7 नंबर का है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, वो हो जाएगा 4.5। इस तरह से हर एक फुटिंग का हमें करना है। करने के बाद हमें टोटल पीसीसी का क्वांटिटी मिल रहा है 36.20। बस अब जो भी क्वांटिटी यहाँ पे मिलेगा हमें बस डालना है बीओक्यू में, करस्पॉन्डिंग टू दैट उतना रेट आएगा, राइट। या अब मान लो आपका पीसीसी का जो थिकनेस है 75 नहीं है, जैसे मैंने इस ड्राइंग में आपको समझाया था। इस वाले ड्राइंग में पीसीसी का जो थिकनेस दिया है 4 इंच दिया है। 4 इंच का मतलब है 100 mm। तो हमें क्या करना है, बस इस एक्सेल शीट में इंस्टेड ऑफ 75 मैं 0.1 लगा दूंगा, दैट इज 100 mm। और मैं इस तरह से कंप्लीटली इसको चेंज कर दूंगा। और अभी यहाँ पे 33 दिखा रहा था, तो हो जाएगा 48। तो जो भी चेंजेस आप करोगे एक्सेल शीट में अपने आप चेंजेस हो जाएगा, और इस तरह से हमें क्वांटिटी मिलेगा, राइट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और इस तरह से हमें हर एक चीज पीसीसी के बारे में हमने चेकलिस्ट देख लिया, हमने किस तरह से क्वांटिटी एस्टिमेशन करना है देख लिया, फिर हमने देख लिया बीओक्यू किस तरह से लिखा रहता है बीओक्यू में, और लास्ट एक और चीज बचा है वो होता है प्लानिंग। अब मैंने आपको प्लानिंग में समझाया था कि अर्थवर्क जो होता है हम 13 अगस्त को स्टार्ट करेंगे, मुझे 30 दिन लगेगा और 22 सितंबर को मैं फिनिश करूंगा। फिर हम क्या करेंगे, हम पीसीसी के लिए ऐसा नहीं है कि हम पूरा एक्सकवेशन होने के बाद हम पीसीसी स्टार्ट करेंगे। एक और चीज हमें याद रखना है, जब भी हम काम करते हैं साइट पे, जैसे मान लो यहाँ पे देखो अर्थवर्क हम 13 अगस्त को स्टार्ट करेंगे, 30 दिन लेंगे और 12 सितंबर को हम फिनिश करेंगे।
तो हम ऐसा नहीं कि 12 सितंबर के बाद हम पीसीसी स्टार्ट करेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो पूरा प्रोजेक्ट 3-4 साल का हो जाएगा। तो हमें पैरेलल एक्टिविटीज करना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मैं आपको ड्राइंग के थ्रू ही एक्सप्लेन करूंगा इसको। या मान लो इतना फुटिंग है, और इतने फुटिंग करने के लिए मैंने कहा कि मुझे 30 दिन लगेगा। तो 1 अगस्त को मैं स्टार्ट करूंगा और 12 सितंबर को मैं इसको फिनिश करूंगा। तो हम क्या करेंगे, 12 अगस्त को, एक मिनट, या हमने स्टार्ट किया 13 अगस्त को, और 12 सितंबर को हम पूरे एक्सकवेशन करेंगे सारे फुटिंग की। तो 13 अगस्त को जब हम स्टार्ट करेंगे, 13 अगस्त को मान लो हमने स्टार्टिंग किया एक्सकवेशन करने के लिए, हमने यहाँ से स्टार्ट किया 13 अगस्त को, और इतने सारे एक्सकवेशन हमने, या या तो हमने मान लो 13 अगस्त को एक्सकवेशन स्टार्ट किया, और हमने जैसे जैसे 17 अगस्त हो गया, 17 अगस्त हो गया, हमने इतने फुटिंग का एक्सकवेशन किया। बाय एंड ऑफ 17 अगस्त हमने इतने नंबर के फुटिंग के एक्सकवेशन किए। बस हम क्या करेंगे, 4 दिन के बाद, 13 अगस्त को हमने स्टार्ट किया था एक्सकवेशन, 4 दिन के बाद मतलब 17 अगस्त को हम क्या करेंगे, अब तो यहाँ पे कोई काम नहीं है, हम पीसीसी स्टार्ट करेंगे इस एरिया में। हम क्या करेंगे, हम पीसीसी स्टार्ट करेंगे इस एरिया से, इस तरह से इसका हम पीसीसी स्टार्ट करेंगे, फिर इसका इसका पीसीसी स्टार्ट करेंगे। मतलब आप एक साइड पीसीसी कर रहे हो और दूसरे साइड आप एक्सकवेशन फिर से स्टार्ट करोगे। इन एरिया में आप फिर से एक्सकवेशन स्टार्ट करते जाओगे, फिर आप इसका एक्सकवेशन स्टार्ट करते जाओगे, और पीसीसी होता रहेगा। तो मतलब पैरेलल एक्टिविटी चल रहा है। थोड़े लेबर्स आपके एक्सकवेशन का काम कर रहे हैं, थोड़े लेबर्स आपको पिछले वाला जो आपने एक्सकवेशन करके दिया था वहां पे वो लोग पीसीसी का काम कर रहे हैं। इसलिए जब हम प्लानिंग करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे एक बार, अर्थवर्क 13 अगस्त को स्टार्ट होगा, तो 3 दिन के बाद, जैसे मान लो 4 दिन के बाद 17 अगस्त आप अपना पीसीसी स्टार्ट करोगे, तो वो भी आप 30 दिन लोगे, और 16 सितंबर को आप अपने पूरे पीसीसी को खत्म करोगे। मतलब 12 सितंबर को आप पूरे एक्सकवेशन खत्म करके देंगे, और 16 सितंबर को आप पूरे पीसीसी खत्म करके देंगे। और हम कितने दिन के बाद हम पीसीसी को स्टार्ट करेंगे, 3 या 4 दिन के बाद। यहाँ पे 17 अगस्त है, अगर आपका थोड़ा और बड़ा प्रोजेक्ट है तो इंस्टेड ऑफ 17 आप यहाँ पे 18 भी लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 17 या 3 दिन का ही आपको ओवरलैप देना है। वो सब डिपेंड करेगा आपके प्रोजेक्ट के स्केल के ऊपर, कितना बड़ा आपका प्रोजेक्ट है, आपके पास कितने लेबर्स है, उस हिसाब से हमें प्लानिंग करना है। पर मैंने आपको एक आइडिया दिया, कभी भी हमें इस तरह से प्लानिंग करना है, राइट। तो 13 अगस्त के बाद हम 17 अगस्त को मेरा फर्स्ट पीसीसी स्टार्ट होगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम क्या करेंगे, जो भी ड्रॉइंग हमें दिया गया अकॉर्डिंग टू दैट हम इस तरह से काम करेंगे। या सो आई होप इट्स यू अंडरस्टूड अप टू हियर। आपने एक्सक्वेशन देख लिया, आपने क्वांटिटी एस्टिमेशन देख लिया, आपने प्लानिंग भी देख लिया। हर एक चीज में आपको 1 बाय 1 इसको कनेक्ट करके मैं आपको समझा रहा हूँ। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस लेक्चर, एंड विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।